नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2016 के पाठ 8 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 71, पादप जनसंख्या प्रकार के निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ होने के समय अधिकतम होगी? सही उत्तर है मध्यम गहन पादप संख्या, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 72, भ्रूणपोष के बीजों में अनुपस्थित होता है। तो भ्रूणपोष जो होता है वो ऑर्किड में अनुपस्थित होता है। उत्तर ए सही है। भ्रूणपोषी का मतलब होता है कि भ्रूण के विकास में जब भ्रूणपोष का संपूर्ण भोजन खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं अभ्रूणपोषी, और भ्रूणपोष के विकास में कुछ भोजन अगर शेष रह जाता है तो उसको बोलते हैं भ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी का दूसरा नाम होता है एल्ब्यूमिनस सीड। अधिकांश एक बीजपत्री बीजों में ऐसा होता है। इसका अपवाद है ऑर्किड। जबकि अभ्रूणपोषी जो बीज होते हैं उनको बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या गैर एल्ब्यूमिनस सीड। अधिकांश जो द्विबीजपत्री पौधे के बीज होते हैं, इसका अपवाद है अरेंड। प्रश्न नंबर 73, सामान्यतः एक सोयाबीन बीज में होता है। तो सोयाबीन के बीज में 20% तेल तथा 40% प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है साथियों, जो सोयाबीन होता है इसको दलहनी फसलों में काउंट किया जाता है, लेकिन इसकी दाल नहीं बनाई जाती क्योंकि इसमें लिपोस्टिडेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण इसमें दुर्गंध आती है। इसे अन्य नामों जैसे कि गरीबों का मीट, बॉर्डर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बुवाई हम खरीफ में, ये मुख्य रूप से खरीफ की ही फसल है। इसकी बीज दर 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जबकि अगर इसकी बुवाई बसंत ऋतु में की जाए तो इसकी बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जैसे शिलाजीत, बराग, ली, अलंकार। इसकी जड़ों में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है उस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम ज़ैपोनिकम। प्रश्न नंबर 74, सेमेटी इज द स्टेट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर ATMA यानी आत्मा। इसकी जो स्थापना थी साथियों 29 मार्च सन 2005 में की गई थी, और ये जो होता है राज्य कृषि संस्थान प्रबंध विस्तार प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न में जो अतिरिक्त जानकारी है वो है मनरेगा के संबंध में। मनरेगा जो अधिनियम बना था सितंबर 2005 में बना था, जबकि 2 फरवरी सन 2006 को इसे तथा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के कर दिया गया था मनरेगा। दूध बुखार एक पशु रोग है जिसका कारण है कि ब्लड में कैल्शियम की कमी, यानी कि घटा हुआ रक्त कैल्शियम। साथियों, पशु शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वह 1.3% होती है। उसके बाद फास्फोरस, इसकी जब कमी हो जाती है तो पशु के लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसे अन्य नाम से गेटवे डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 100 से 96 के बीच में पशु के शरीर का तापमान हो जाता है, अर्थात सामान्य तापमान से कम हो जाता है। जैसा कि यहाँ है, शरीर तापमान सामान्य से कम हो जाना, गर्दन का ऐसा आकार का हो जाना, नाड़ी व सांस गति का बढ़ जाना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों, धन्यवाद। प्रश्न नंबर 76, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होता है तो गहनता संबंध कहलाता है साथियों पैराबोलिक या पराबलयी। इसका मतलब ये होता है साथियों, इसको उपज घनत्व मॉडल को प्रस्तुत किया था हॉलिडे ने 1960 में। इसका मतलब होता है, इसको थोड़ा यहाँ समझते हैं, ये फसल की उपज है
और ये पौधों की संख्या या उसका घनत्व है। अगर हम पौधों की संख्या बढ़ाते हैं तो एक सीमा तक तो उत्पादन बढ़ता है, लेकिन जब पौधों की संख्या में उच्चतम कर देते हैं उस पर जाके ये स्थिर हो जाता है। इसी को बोलते हैं आप उपगामी। जो उपगामी है ये उत्तर कब सही होगा, जब फसलों की जो पौधे हैं उनकी संख्या उच्चतम कर दी जाए और फसल का जो उत्पादन है वो स्थिर हो जाए उस स्थिति में। और दूसरा क्या है इसका कि अगर पौधों की संख्या बढ़ा दी जाए और उसकी उपज घटने लगे तो इसी को क्या बोलते हैं, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 77, सुक्रोज से बना गैर अपचायी डाइसैकेराइड है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये सही है क्योंकि ये एक डाइसैकेराइड शर्करा है। साथियों इसका मतलब क्या होता है, जो गैर अपचायी होती है और जो अपचायी शर्करा होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स में अगर मुक्त कीटोन या एल्डिहाइड समूह अनुपस्थित होता है तो ये किस तरह का होता है, अपचयन एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर पाता है, जिसे कहते हैं गैर अपचायी डाइसैकेराइड, जिसमें प्रमुख रूप से आता है सुक्रोज और स्ट्रेचियोज इत्यादि। जबकि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उसमें क्या होता है, ये कीटोन और एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो उसके उदाहरण हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और माल्टोज। प्रश्न नंबर 78, भ्रूणीय और पश्चभ्रूणीय प्रकार की मूल प्रणाली में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है मक्का में। भ्रूणीय कहने का मतलब साथियों ऐसी जड़ें जो बीज से निकलती हैं, और पश्चभ्रूणीय कहने का मतलब है ऐसी जड़ें जो कहाँ से निकलती हैं, पर्व संधियों से निकलती हैं, जो पौधे के लिए यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती हैं। तो ये जड़ें होती हैं बाजरा और ज्वार इत्यादि में पाए जाते हैं, लेकिन ये सबसे अधिक विकसित मक्का में ही होती हैं। इसलिए आपका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 79, लघु दिन पौधे हैं। जो पौधे लघु दिन के होंगे तो उन्हें कहा जाता है दीर्घ रात्रि पौधे। यहाँ हमने साथियों लिख रखा कि इनमें जो पुष्पन होगा शॉर्ट डी प्लांट में कब होगा, दीर्घ रात्रि के समय। और दीर्घ रात्रि वाले पौधे यानी जो होते हैं लॉन्ग डी प्लांट जो होते हैं उनमें पुष्पन कब होता है, जब रात्रि कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, और दिवस निष्प्रभावी जो पौधे होते हैं उनकी पुष्पन क्रिया पर दीर्घ या लघु रात्रि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोटो पीरियड, इस शब्द को सबसे पहले गार्डनर्स और एलार्ड के द्वारा सन 1920 में दिया गया था। और एक शब्द होता है फोटो पीरियडिज्म, मतलब दिन या रात की लंबाई के प्रति जीवों की शारीरिक प्रतिक्रिया, इसी को बोला जाता है फोटो पीरियडिज्म। प्रश्न नंबर 80 के मॉडल में संप्रेषक लाक्षणिक तत्व है। तो इसका सही उत्तर है लीगन्स। साथियों जो लीगन्स ने अपना कम्युनिकेशन संचार का मॉडल सन 1963 में दिया था, उसमें जो पहला ही इनका तत्व था उसका कम्युनिकेटर, फिर मैसेज, उसके बाद में चैनल और मैसेज का ट्रीटमेंट, फिर ऑडियंस और ऑडियंस का रेस्पॉन्स। जबकि बर्लो ने अपना जो मॉडल दिया था उसमें भी कितने थे एलिमेंट, 6 थे, सोर्स, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोड्स और रिसीवर। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।